वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 15 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कनाडा। दोस्तों, कनाडा सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के उपयोग को मंजूरी दे दी है और ये दुनिया का पहला ऐसा टीका है जिसे प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीक का उपयोग करके डेवलप किया गया है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करा गया है? दोस्तों, तो ये राजस्थान में करा गया है, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में, है ना। और इसको 7 मार्च को आयोजित किया गया था। डेट भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इस वजह से याद रखेंगे 7 मार्च। और इस अभियान में 148 विमानों ने भाग लिया था, जिसमें 109 लड़ाकू विमान थे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट, 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, तो ये आपका वियतनाम में आयोजित किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया जो कि आपका 31वां था, है ना। इसका आयोजन 12 से 25 मई तक हुआ था वियतनाम में, और 2023 में इसका आयोजन कंबोडिया में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, मित्रा, तो आप इसको याद रखेंगे। मित्रा जो है एक्चुअली में ये वस्त्र से संबंधित है। एक्चुअली जब बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारामन जी के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री है, तो उन्होंने ही मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की एक योजना की घोषणा करी थी। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, एक्चुअली ये इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बनाना, मतलब कंपटीशन लाना उद्योग में, और निवेश आकर्षित करना, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को, और फिर रोजगार को बढ़ावा देना। तो यही इसका मेन प्रोस्पेक्टिव है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान, है ना, जो कि आपके सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों, तो वह है आर अश्विन, स्पिनर है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के, जो कभी टेस्ट टीम से जुड़े हुए हैं, बाकी दोनों से संन्यास ले चुके हैं T20 और वनडे से, है ना। और इन्होंने कपिल देव का जो रिकॉर्ड था 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड, उसको तोड़ दिया है दोस्तों, है ना। तो ये भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रतिक्षेपित किया है? दोस्तों, तो ये PSLV C-51 से किया है, PSLV C-51, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपका DRDO के सहायता से ही हुआ है, याद रखिएगा, है ना। ये श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से लॉन्च किया गया था। और ये PSLV का 53वां मिशन है दोस्तों, PSLV का 53वां मिशन, ये भी याद रखिएगा, है ना। हो सकता है माइट भी के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू करा है? दोस्तों, समर अभियान किसने शुरू करा है? तो ये झारखंड ने शुरू करा है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस अभियान का लक्ष्य क्या है? 1000 दिन रखा गया है ना। इस अभियान का लक्ष्य 1000 दिन रखा गया है दोस्तों। इस आपका कुपोषण में आ जाता है, जैसे एनीमिया को जड़ से समाप्त करना है इसका मेन प्रोस्पेक्टिव, है ना। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण करा जा रहा है? दोस्तों, ये चिनाब नदी है, जो कश्मीर में पड़ता है ना। तो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल बारामूला से उधमपुर और फिर कटरा और कांजीगुंड के रास्ते जम्मू को जोड़ेगा, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, कश्मीर को। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दक्षिण एशियाई देश को कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर
बुर्का पहनने के पर पाबंदी का आदेश करा है दोस्तों? तो ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसमें आपका सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अभी श्रीलंका का हाल थोड़ा अच्छा नहीं है इकोनॉमिकली और सब कुछ से। समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं दोस्तों? तो ये आपका मेटाफेज हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र जो होते हैं मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। फिर आपका कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखा था, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। प्रयोगशाला के खरपतवार, जिसको वीड बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? किसको? एस्परजिलस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, और इसको प्रयोगशाला की खरपतवार भी कहा जाता है, इसी को एक्चुअली, है ना, एस्परजिलस को। नेक्स्ट, मडियो यानी कि स्पाइडर में उत्सर्जित एक्सक्रीटा उत्पादन होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका गुआनिन। गुआनिन होता है दोस्तों। देखिए, मकड़ी नाइट्रोजनी क्षारक गुआनिन का उत्सर्जन करती है, और बाकी जो हो जाता है का पंछियों के बीट में यूरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। पंछियों के बीट में क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा गुआनिन। गुआनिन हो जाएगा स्पाइडर से दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर होता है दोस्तों, है ना, जिसको राइजोबियम भी कहते हैं दोस्तों, है ना। वो आपका सहजीवी जीवाणु होते हैं राइजोबियम, और ये आपका स्वतंत्र जीवी जीवाणु जो होते हैं एजोटोबैक्टर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और राइजोबियम जो होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं? याद होगा, सहजीवी जीवाणु होते हैं। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्लांट को डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले पाता, इस वजह से वो क्या करता है, जो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम जो होते हैं वो हवा से नाइट्रोजन को लेकर फिर उसको सॉइल में वो करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, और फिर सॉइल के माध्यम से नाइट्रोजन पहुंचता है पौधे में, जिसकी वजह से पौधे का जो ग्रोथ होता है, हाइट होता है ना, ग्रोथ होता है, ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। लिटमस जो अम्ल क्षार पहचानने में प्रयुक्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये आपको प्राप्त होता है लाइकेन से दोस्तों, याद रखिएगा। लाइकेन से प्राप्त होता है। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। मैरस्मस और क्वाशिकोर किस कमी से होता है दोस्तों? तो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है दोस्तों? तो ये आपके ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल सहायक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो वो थायराइड होता है। थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो अपने हार्मोन्स के लगभग 2 महीने स्रावित करके रख सकती है ना, संग्रहित करके रख सकती है एक्चुअली, सॉरी। चलिए, सीक परीक्षण, सीक टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये पता लगाया जाता है किसको? तो ये डिप्थीरिया जो होता है ना दोस्तों, डिप्थीरिया, सीक परीक्षण, तो डिप्थीरिया रोग का पता लगाने के लिए करते हैं। डिप्थीरिया रोग क्या होता है दोस्तों? तो ये जीवाणुओं से के द्वारा फैला हुआ रोग होता है, और यह श्वसन नली को प्रभावित करता है दोस्तों, जिसके चपेट में अधिकतर बच्चे ही आते हैं मैक्सिमम, है ना। और इस बैक्टीरिया में इस बीमारी में एक्चुअली बैक्टीरिया सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे इन्फेक्शन के असर से आपका जो श्वसन नली होता है इसमें झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? तो सेटिपीज होती है। सेटिपीज सबसे छोटी अस्थि होती है दोस्तों। और शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? तो होती है फीमर, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, और सबसे बड़ी में फीमर हो जाएगा। चलिए, ध्यान रखिएगा। एक लेंस में +2.0 D डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्राकृतिक और इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? यही पूछ रहा ना। तो देखो, हमें पता है फॉर्मूला, तो हमें पता है, हमें तो यहाँ से फाइंड आउट करना ना, P = 1/f। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ है, मतलब आपको सीधा सीधा P दिया हुआ है और F निकालना है। तो F निकाल लेंगे P करके। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? F बराबर 1/P कर सकते हैं। 1 कितना है, 2 दिया हुआ है ना, इसको आप लिखो 0.5 आया,
तो 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 0.5 मीटर। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों, पॉजिटिव में होगा, है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक और समान आकार का बनता है इसका प्रतिबिंब, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो एक्स विकिरणों का प्रयोग किया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों, एक्स विकिरणों का विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों, तो ये आपका विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है लगभग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10⁻12 से 10⁻70 तक की होती है। चलिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग लौ उत्पन्न करती है दोस्तों, तो ये नीली रंग जो होती है, सबसे जो ऊपरी वाले भाग होता है, जब भी आप आग जलते हुए देखोगे तो सबसे जो ऊपरी वाला भाग होगा ना वो नीला कलर का दिखा देगा, वो सबसे ज़्यादा हाई फ्लेमेबल होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है वो, है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है दोस्तों, तो ये उसका दिशा परिवर्तित होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। मार्ग पर गति कर रही होती है तो इस वजह से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, तो अगर कोई सर्कुलर वे में घूमती है तो क्या होगा, उस पर अगर कोई काम होता है, क्योंकि वो एक जगह से चली दूसरी जगह फिर वहीं पर रोटेट कर रही है, तो क्या होगा, उस पर किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है दोस्तों, तो होता है कार्य का जो इकाई होता है वो ऊर्जा की इकाई का समान होता है दोस्तों, है ना, न्यूटन मीटर। और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, या वाट भी इसको बोल सकते हैं ना, तो भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालन विजन प्लान की समावधि क्या है दोस्तों, तो ये 15 वर्ष की है, 5 ईयर प्लान्स के स्थान पर जो करा गया इसको, तो 15 साल की है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अशोक दलवाई है, अशोक दलवाई जी इसके अध्यक्ष है दोस्तों, है ना। चलिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था एक्चुअली, जिसके सचिव अशोक दलवाई थे। चलिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था दोस्तों, तो ये 2000 में लाया गया था, है ना। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता और न्याय के साथ आर्थिक विकास था दोस्तों, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 तक की, 2 से 2007 तक की थी, है ना, याद रखिएगा। और इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में ये 7.6 की वृद्धि तक ही पहुंच पाई थी, है ना। सामाजिक समता और न्याय के साथ विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो सवाई जय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, है ना। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, जिसमें आपका एक दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ये भी याद रखिएगा, इनसे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरम दल के नेता हुआ करते थे, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान का अगला राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था दोस्तों, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था, है ना। आगा खां और आपका सलीमुतुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग निर्माण का में अपना योगदान दिया था, ये भी आपको याद रखने हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है दोस्तों? ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है दोस्तों? तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना। इसमें आपका 4 वर्णों में विभाजित किया गया था समाज को, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। इन चारों को मतलब कोई जन्म के आधार पे इन लोगों को वो किया जा रहा था, किसी के व्यवसाय को लेकर कोई नहीं था, है ना। ऐसा नहीं था कि व्यवसाय अगर ये कर रहा है तो उसको ऐसा माना जाएगा, तो समथिंग कुछ नहीं था। चलिए, अगला प्रश्न, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका 14 पूर्व है, 14 पूर्व, क्योंकि इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, वो स्वामी महावीर माने जाते हैं दोस्तों, और उन्हीं के द्वारा मौलिक सिद्धांतों 14 पूर्व में संकलित किया गया दोस्तों। यही 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है दोस्तों। 12 अंक तथा आपको अगर 12 उपअंक की बात कर ली जाए तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो थे मोहम्मद शाह दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के बाद आपका नादिर शाह जो कि अफगान था वो आया 1739 में, और यहाँ से ही मयूर सिंहासन आपका दिल्ली से बहुत सारी चीज़ों को और बहुत मतलब लूटपाट करके कोहिनूर का हीरा भी साथ में लेकर चला गया था दोस्तों, है ना, जो कि। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था दोस्तों? तो फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये सही नहीं है ना, मतलब गलत है ये। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्य के राज्यपाल के पास होता है, ना कि इनके पास। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो ये तो आपको लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था दोस्तों? तो ये 1951 में लाया गया था, 1951 में लाया गया था दोस्तों, है ना। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का क और आपका जो 31 का ख है और आपका 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था इसी संशोधन में, याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त ना हो सके तो दोस्तों ये 1/6 वैध मत का 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है तो अपना जमानत का राशि भी खो देता है ना। लोकसभा के प्रत्याशी को अपना जमानत बचाने के लिए कम से कम 1/6 भाग वोट प्राप्त करना होता है, जो भी उसके एरिया का वोट होगा उसका वो 1/6 वोट प्राप्त करना होगा, तभी उसकी जमानत की राशि मिलेगी, नहीं तो अपना जमानत का राशि भी वो भूल जाएगा, नहीं मिलेगा उसको। चलिए, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो भाग 11 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन को स्वतंत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो 19 का डी में किया गया कि भारत के लोग कहीं भी आया जा सकते हैं, आगमन कर सकते हैं दोस्तों, कहीं पे भी जाकर कमा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें 19 आर्टिकल में ही मेंशन है, 19 का आर्टिकल में ही मेंशन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा पर्टिकुलरली वो 19 का डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये 99वां संशोधन द्वारा किया गया था 2014 में, याद रखिएगा दोस्तों। 99वां। जबकि 100वें संविधान संशोधन के बारे में बात किया जाए तो ये भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण
से संबंधित है दोस्तो71 जो कि 2015 में किया गया था। और अगर मैं बात करूँ आपका 98वां की, तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 371 के जे को शामिल किया गया था 2012 में, आपको याद होगा। फिर इसके अलावा अगर 97वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो इसमें सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया था। इसका उल्लेख है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड, ये सारे के सारे हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये नक्षत्र मंडल कहलाती है ना। देखते हो ना, कभी पतंग टाइप का भी बना होता है, कभी बियर टाइप का बना होता है, आकाश में तारों का एक समूह मिलकर एक आकार बनाते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं ना, याद रखना। भारत के किस भाग में लौटने वाले मानसून के कारण वर्षा होती है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। मानसून लौटती है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो ग्रेट बियर है। ग्रेट बियर के अंतर्गत सुपीरियर, आपका मिशिगर, इरी, हुनर और ओटोरिया झील शामिल होती है दोस्तों। ग्रेट लेक्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तो पृथ्वी पर मीठे पानी की झील का सबसे बड़ा समूह है, लेकिन सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ही इसके कारण होते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन आता है दोस्तों, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके बाद ले लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है दोस्तों? तो ये है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका सागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान होता है। ध्रुव पर पृथ्वी चपटी होती है, इसके कारण ध्रुव की पृथ्वी के केंद्र से दूरी सबसे कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभरा होने के वजह से पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी होती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नहर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये आपका पेरिस हो जाएगा दोस्तों। पेरिस जो है वो सी नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि रोम नगर जो है टाइबर नदी पर, और लंदन टेम्स नदी पर बसा हुआ है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कि आपका हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है, जैसा कि हमें पता है, इसी वजह से ये कलर चेंज होता है दोस्तों ना। और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है, जैसा कि हमें पता है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम सबसे हाई और सबसे कम होता है गोल्ड, है ना। जबकि अगर हम लोग बात कर ले हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह अधातुओं और धातुओं दोनों के समान व्यवहार करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो वो है आयोडीन। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने किसने करा था? तो वो थे आपका नील्स बोर दोस्तों। नील्स बोर थे, इन्होंने इसकी त्रुटियों को दूर करा था दोस्तों। मैक्स प्लैंक के क्विंटम सिद्धांत का सहारा लेकर इसको करा था ना, और जिसमें बोर का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों इसको, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक नील्स बोर ही है। इन्होंने 1922 में परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए एक पुस्तक जो प्रकाशित करी थी, उसको लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, जबकि सिरके की अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो होता है 2.4। फिर आपका शराब 2.8, और आपका समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो ये भारत के बीच खेला गया था। इंग्लैंड और भारत के बीच सबसे पहला मैच हुआ था 7 जून
1975 को हुआ था दोस्तों सबसे पहला क्रिकेट मैच इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं मिलिंद पन्हो, अश्वघोष, ये जो है वो दोस्तों ये सही नहीं है ना, क्योंकि मिलिंद पन्हो जो है वो पुस्तक नागसेन द्वारा लिखा गया है। इसमें राजा मिलिंदे और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1953 में करी गई थी इसकी स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। जबकि साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका झारखंड से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका मैसूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है ना, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जो कि जो पानी वाला जो हिस्सा होता है मैक्सिमम उसके किनारे जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं। पर्वतीय वन भी होते हैं जो पर्वत वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और फिर आपके पतझड़ वन, सॉरी, जो रेनी वन होते हैं, वर्षा वन, वो भी आपके पाए जाते हैं ना। चलिए, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह, है ना। चलिए, जागरूकता फैलाने के लिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? पटना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका एटा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले, लोकनायक पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? तो ये बलिया में है। लोकनायक पक्षी विहार बलिया में है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि समसपुर पक्षी विहार जो है कि रायबरेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों? तो ये आपका झारखंड में स्थित है दोस्तों। दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है दोस्तों, है ना। अब इस अभयारण्य में आपका हाथी, तेंदुआ, हिरन, भालू और जंगली सुअर रहते हैं, इसके लिए फेमस है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करते हैं दोस्तों? तो ये झारखंड में ही निवास करते हैं। बिरहोर, संथाल, मुंडा, कोरवा, अमूर, भुइया, ये सारे के सारे जनजाति झारखंड में ही निवास करते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।